हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसमें जो हमें इकाई 2 दे रखी है, उसे हम कवर कर रहे थे मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश का भूगोल में हमने जो फर्स्ट बिंदु दिया हुआ है, उसमें पर्वत कंप्लीट करें। उसके पश्चात हम नदियाँ कंप्लीट कर रहे थे और नदियाँ में हमने सबसे पहले जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं और एवं उसकी सहायक नदियाँ हैं, उन्हें देखा और उन्हें कवर किया और मैप के अनुसार उन्हें समझा। आज हम नर्मदा नदी के बारे में समझेंगे और चर्चा करेंगे। तो जो नर्मदा नदी है, तो स्वयं नर्मदा नदी के बारे में पढ़ना है, साथ ही उसकी 41 सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जो 41 सहायक नदियाँ को मिलाकर क्या कहा गया है, उसका अपवाह तंत्र कहा गया है। जो नर्मदा नदी तंत्र है, वो कितने राज्यों में है? तो ये नर्मदा नदी तंत्र मुख्यतः हम 4 राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में है ये। और संपूर्ण बेसिन अपवाह ये कैसा है? तो वृक्षाप के अनुसार। इसका जो प्रतिरूप है कैसा है? तो वृक्षाप प्रणाली के अनुसार है। प्रतिरूप किस प्रकार दिया गया है? वृक्षाप प्रणाली के अनुसार दिया गया है नर्मदा नदी तंत्र का प्रतिरूप। और नर्मदा नदी क्या है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी एवं प्रमुख नदी है। भूगोलविद जो टालमी हुआ करते थे, जियोग्राफिकल से संबंधित, तो जियोग्राफी से संबंधित व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था टालमी। टालमी ने इन्हें क्या कहा है? तो नामोदोस कहा है। नर्मदा नदी को क्या कहा है? नामोदोस कहा है। किन्होंने कहा है? तो टालमी ने क्या कहा है? पीछा पीवाईक्यू है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। संपूर्ण अफवाह तंत्र कैसा होता है? तो संपूर्ण अफवाह तंत्र इसका वृक्षाप प्रणाली का होता है। और इनके विभिन्न नाम है नर्मदा नदी के। क्या है? तो विभिन्न नाम है, हम अलग अलग देखेंगे कि जैसे कि ऋग्वेद में और संस्कृत ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है? तो रेवा कहा गया है। नर्मदा नदी को क्या कहा गया है? तो रेवा कहा गया है। और अन्य नाम मेकालसुता, सोमोदभवा अर्थात चंद्रमा से जन्मी। चंद्रदेव को क्या कहा जाता है? सोमदेव कहा जाता है। सोम अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा से जन्मी क्या हुआ? सोमोदभवा। तो नर्मदा नदी को सोमोदभवा भी कहा गया है, सप्तगंगा कहा गया है, अमरकंटक से निकली अमरकंटक कहा गया है, शंकरी कहा गया है, शंकर की पुत्री कहा गया है। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? तो लगभग 15 जिलों से यह गुजरती है। नर्मदा नदी के अन्य उपनाम क्या है? तो नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा कहा गया है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी का वाहन क्या है? तो नर्मदा नदी का वाहन है मगरमच्छ। ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है। और अगर पूछा जाए कि भारत के भीतर ही बहने वाली कौन सी नदी है, तो भारत के भीतर ही बहने वाली यह तीसरी बड़ी नदी है। उससे बड़ी कौन सी है? तो गोदावरी है, कृष्णा है, फिर उसके बाद हमारी नर्मदा है। तो भारत के भीतर बहने वाली तीसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा। और भारत में सबसे बड़ी 5वीं नदी कौन सी है? तो 5वीं बड़ी नदी हमारी कौन सी हो गई? नर्मदा हो गई। गंगा के समान इन्हें क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। और धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश किसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल जो अनूपपुर है, अनूपपुर जिले की जो पुष्पराजगढ़ तहसील है, और पुष्पराजगढ़ तहसील में क्या कौन सा पर्वत है? तो वहां पर मैकाल श्रेणी है। और मैकाल श्रेणी की चोटी है कौन सी? तो अमरकंटक। और अमरकंटक पे चोटी पर वहां पर एक कुंड है, उसका नाम क्या है? तो नर्मदा कुंड। और नर्मदा कुंड की ऊंचाई कितनी है? तो 1051 फीट। तो नर्मदा कुंड से गंगा नदी का, सॉरी, नर्मदा नदी का क्या है? तो उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में जो मैकाल पर्वत है, और मैकाल पर्वत की चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक पे भी एक वहां पर कुंड है, नर्मदा कुंड, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1051 फीट है। वहां से क्या करती है? उद्गम होता है किसका? नर्मदा नदी का। और पहाड़ से, वहां पर पहाड़ों में भी क्षेत्र में, और फिर यहाँ से क्या करेंगे? तो मैदानों में प्रवेश करेगी। तो मैदानों में कहाँ? तो जबलपुर के पास से मैदान में प्रवेश करना शुरू कर जाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 1051 फीट है। कुल इसका जो बेसिन क्षेत्र आएगा तो कितना आएगा? तो 93,000 वर्ग किलोमीटर। 93,000 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा बेसिन क्षेत्र। और जब नर्मदा नदी जब निकलती है, तब वहां पर जबलपुर के निकट एक क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है, जिसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात बनाती है जब नर्मदा नदी अपने निकलती है स्थान से, तो 1 किलोमीटर के अंदर, 1 डेढ़ किलोमीटर के अंदर अंदर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात।
धुआंधार क्यों है? कि ऊपर से पानी गिरता है, ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान पे नीचे टकराता है, तो वहाँ पर जो पानी उड़ता है तो वो एक धुएँ का रूप में आकार में दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? धुआंधार जलप्रपात दिखाई दे रहा है। नर्मदा नदी की 2 नदियों, एक जो पूर्व से और एक पश्चिम दिशा में बह रही है, अर्थात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की उन 2 नदियों में से एक नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। किधर बहती है नर्मदा नदी? तो जो नर्मदा नदी है किधर, तो पूर्व इधर हो गया, पूर्व दिशा से पूर्व से इधर पश्चिम की ओर जा रही है। जो हमारी लोकेशन होगी इस तरीके से होगी, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो पूर्व से किधर बह रही है? ये पश्चिम की ओर बह रही है। और एक कौन बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर? तो ताप्ती नदी बहती है। और एक हमारी है माही नदी जो बंगा खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो 3 नदी है मुख्यतः। तटीय नगर कौन कौन बसा होता है? तटीय नगर है हमारा जबलपुर। तटीय नगर में सबसे बड़ा नगर हमारा किस पे? नर्मदा नदी पर बसा हुआ है, तो तटीय नगर में हो जाएंगे हमारे जबलपुर हो जाएगा, मंडला हो जाएगा, हंडिया हो जाएगा, भड़वा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर। महिष्मती नगर या महेश्वर जो प्राचीनतम नगर में से एक है, तो पूछा जाता है महिष्मती या महेश्वर किसके किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे। तो हमारा महेश्वर किसके किनारे बसा हुआ है? तो महेश्वर बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। और एक प्राचीनतम शहर है त्रिपुरी। त्रिपुरी किसे कहा जाता है? जबलपुर का। तो जबलपुर का पुराना नाम है त्रिपुरी। और त्रिपुरी किस पे बसा है? तो नर्मदा नदी पे। तो 2 प्राचीन नगर हमारे किसके तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भेड़ाघाट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर आध्यात्मिक स्थल रहे हैं। जिले कौन कौन से? अनूपपुर जिले से, मंडला से, डिंडोरी से, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर आदि जिले से बहती है। और कुल जिलों की संख्या लगभग कितनी? तो 15 जिलों। कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। 1312 या 1312। कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई किसकी? नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश में कितनी बहती थी? 1000 बहती है, अर्थात 1077। 1000 अर्थात 1077। याद करेंगे कैसे? तो 1077 बहती है। 1312 कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 1312 और उसमें से बहती है मध्य प्रदेश में 1077। नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है, बेसिन होता है, वो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। तो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। और इसका लगभग 90% कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। 90% कहाँ मिलेगा हमें? तो मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये नर्मदा नदी का हमारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो दायां तट है, ऊपर की ओर हम दायां तट ले ले और नीचे की ओर क्या ले ले? हम बायां तट ले ले। तो जो दायां तट होता है, दाएं तट से कितनी मिलती है? तो 19 नदियां। और बाएं तट से 22। तो बाएं तट से कितनी नदियां मिलती है? इसकी सहायक नदियां तो 22 नदियां मिलती है, सहायक नदियां। और दाएं तट से कितनी मिलती है? तो 19। तो ऊपर रहेगी 19 और नीचे रहेगी 22। बाएं से 22, बाएं से 22, दाएं से 19। अब कैसे याद करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जैसे कि इसके नीचे से जो मिल रही है बाएं तट से मिल रही है, तो हम पहले ये याद कर लें कि जो ऊपर की तो जो तट है उसे दायां तट कहा जा रहा है। दाएं और बाएं पूछा जाता है परीक्षा में कि दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी, बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दायां तट हो जाएगा। और दाएं तट और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? तो बायां तट हो जाएगा। जब हम इधर मुहाना करेंगे, हमारा भी मुंह करेंगे इधर, तो हमारा जो हैंड होगा वो भी ऊपर जाएगा, तो दायां तट जाएगा। और नीचे की ओर क्या जाएगा? बायां तट जाएगा। तो दाएं तट से मिलती है 19 नदियां और बाएं तट से मिलती है 22 नदियां। तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी है? शेर है, शक्कर है, दूधी है और तवा है। फिर उसके बाद गंजाल है, कावेरी है, बंजर है और देवगोई है, मुख्य नदियां। तो जैसे कि शेर, शेर कहाँ है? तो शेर, और यहाँ पर रहेगा हमारे पास हिरण रहेगी, और यहाँ पर रहेगा हथनी, और ऊपर रहेगा जोबट और मान नदी। ये हथनी हो गई हमारी। तो शेर और हिरण साथ साथ नहीं रह सकते। शेर किधर रहेगा? नीचे रहेगा। शेर कहाँ रहेगा? तो नीचे रहेगा। और शेर कहाँ पर घुस गया? किचन में घुस गया, तो उसने शक्कर भी गिरा दी, दूध भी गिरा दिया और तवा भी गिरा दिया। और किसके ऊपर? गंजे व्यक्ति के ऊपर। तो शेर, शक्कर, दूधी, तवा और गंजा, ये किधर से मिल रही है? ये बाएं तट से मिल रही है, अर्थात नीचे की ओर से मिल रही है। अब शेर किसके साथ नहीं रह सकता था? हाथी के साथ और हिरण के साथ नहीं रह सकता। तो ऊपर क्या आ जाएगा? तो हिरण नदी आ जाएगा, हिरण, और क्या आ जाएगा? हथनी आ जाएगा, और जोबट आ जाएगा और मान नदी आ जाएगा। फिर वो साथ साथ चोरल नदी भी आ जाएगा, कोलार आ जाएगा, बारना आ जाएगा, आदि सब किधर से आ जाएंगे? तो दाएं तट से आ जाएगा। और हम इन्हें एक बार और देखेंगे, दाएं तट से और बाएं तट से। तो दाएं तट से मिलती है 19 और बाएं तट से मिलती है 22।
फिर नर्मदा नदी पर हम अगर प्रमुख जलप्रपात देखते हैं, तो प्रमुख जलप्रपात सबसे पहले जो जलप्रपात बनता है हमारा कपिलधारा जलप्रपात। तो यहाँ पर हमारा जो जलप्रपात होगा, वो सबसे पहले रहेगा, इससे पहले कपिलधारा, फिर दुग्धधारा, फिर दर्दी, मंदार, इस तरीके से और सहस्त्रधारा जलप्रपात बनेंगे। तो सबसे पहला हमारा कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा की ऊंचाई 24 मीटर। हम जलप्रपात एक अलग से देख लेंगे इसमें। धुआंधार, कपिलधार, दर्दी, मंदार, धौलाधार, दुग्धधारा व सहस्त्रधारा आदि इस पे जलप्रपात है, किस पे? नर्मदा नदी पर। जो नर्मदा बेसिन है, नर्मदा बेसिन का वो 90% 89% भाग कहाँ पर पड़ता है, या 90% भाग कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 8 साढ़े 8% कहाँ पर? गुजरात में। और 2 ढाई% कहाँ पर पड़ रहा है? हमारा महाराष्ट्र में पड़ रहा है। 2.7% महाराष्ट्र में, 8.5% गुजरात में, और 90% भाग हमारा बेसिन में जा रहा है, किसके? तो ये हमारा बेसिन जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो 90% के लगभग कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 8.5% गुजरात में, 2.5% के लगभग महाराष्ट्र में। किलोमीटर देखा जाए कि गुजरात की सीमा कितनी बनाती है, तो 40 किलोमीटर गुजरात की सीमा। महाराष्ट्र से सीमा कितनी? तो 32 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और नर्मदा नदी जब उद्गम होती है, तो उसके 8 किलोमीटर पे कौन सा जलप्रपात? तो कपिलधारा जलप्रपात। 1 किलोमीटर आगे फिर उससे कपिलधारा से दुग्धधारा जलप्रपात। फिर जबलपुर में 15 मीटर ऊंचा जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात बनाती है। फिर नर्मदा नदी नरसिंहपुर जिले के 3 मीटर ऊंचा बनाती है, वहां पर भी एक जलप्रपात बनाती है। फिर हांडिया में एक जलप्रपात, बड़वा में एक जलप्रपात, फिर मंदार में जलप्रपात, और फिर उसके बाद में दर्दी जलप्रपात। हम इन्हें अलग से एक चार्ट के रूप में समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा जलप्रपात है, लोकेशन सहित देखेंगे। तो महेश्वर के समीप एक सुंदर और जलप्रपात बनाती है, जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा जलप्रपात। और सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। फिर आगे ये बहते हुए यहाँ पर वो खरगोन महेश्वर में पहुंच गई। फिर अंतिम कंदरा का निर्माण करते हुए ये राजपीपला की श्रेणी को, पर्वत को काटते हुए खंबात की खाड़ी या केम्बे के खाड़ी में गिर जाती है। और 27 किलोमीटर क्या बनाती? लंबी एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है? तो जितनी भी नदियां हैं जो अरब सागर की ओर गिरती, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो जो खंबात की खाड़ी में गिरती है जितनी भी नदियां हैं, तो वो अपने साथ क्या नहीं लाती? तो अवसाद नहीं लाती भी, किसी भी प्रकार का कंकड़ पत्थर, मिट्टी, रेत अपने साथ बहा कर ज्यादा नहीं लाती है। तो ज्यादा नहीं लाती है तो वो क्या करेगी? तो एस्चुरी का निर्माण करेगी। वो क्या करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। जबकि जो हमारे पूर्व की ओर बह रही है, बंगाल की खाड़ी में नदियां बह रही है, नर्मदा, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी तंत्र हो गया, ये सब मिट्टियां, कंकड़ पत्थर अपने साथ लेकर आती है। मिट्टी, कंकड़ पत्थर अपने साथ लेकर आती है, और अपने जो मुहाने होते हैं वहां पर एक डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाती है? स्ट्रक्चर बनाती है, आकृति बनाती है मिट्टी का, और इसका अवसाद जमा हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। तो अवसाद जमा नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम एस्चुरी कहेंगे। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी क्या बना रही है? एस्चुरी बना रही है। जबकि जो पूर्व की ओर जाने वाली नदियां क्या बनाती है? तो डेल्टा बनाती है। नर्मदा नदी पर करीब छोटी बड़ी मिलाकर 3,000 परियोजना है। और ये यहाँ पर जहाँ पर परियोजना बनी है, सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना है, भड़ोज गुजरात में। और पुनासा में परियोजना है, हरसुद खंडवा, महेश्वर परियोजना, बरगी परियोजना जबलपुर में, बांद्रा परियोजना आदि देखेंगे। आगे हम सब पे चर्चा करेंगे। तो जो भड़ोज बंदरगाह है, याद रखना कि नर्मदा नदी पर जो मुहाने पर अंतिम जहाँ पर समाप्त हो रहे वहां पर कौन सा बंदरगाह पाया जाता है? तो वहां पर पाया जाता है भड़ोज बंदरगाह पाया जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कुल कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां हैं 41 सहायक नदी है। दाएं तट से अर्थात ऊपर की ओर 19, और बाएं तट से कितनी हो गई? तो 22। ये नर्मदा नदी हमारे यहाँ से जा रही है। ये नर्मदा नदी जा रही है हमारी, यहाँ से उद्गम स्थल है। ऊपर मान लो दाया तट, नीचे माना हमने बाया तट। तो ऊपर हम याद करेंगे कौन से? तो ऊपर हम याद करेंगे जैसे कि शेर, शक्कर, तो ये सब नीचे आ जाएगी। लेकिन हम ऊपर कौन कौन से याद करेंगे? तो ऊपर हम देखेंगे या दाएं तट पे देखेंगे, गौर नदी देखेंगे, गौर नदी, कोलार नदी, करम नदी, हथनी, हिरण। हिरण, हथनी तो याद रहेगा क्योंकि हमने याद कर लिया कि हथनी और हिरण अलग रहते हैं, और शेर नीचे है, और हाथी और हिरण कहाँ है? ऊपर की ओर है, अर्थात दाएं तट पर है हथनी और हिरण। बलाल है, फिर खारी है, खारी है, फिर चोरल है। चोरल पूछा गया है, PYQ है कि चोरल नदी तो दाएं तट से मिलती है, वो ऊपर से आती है। चोरल नदी कहाँ से आती है? दाएं तट से मिलती है, ऊपर से आती है, उसे दाएं तट कहा गया है। और अगर बाएं तट से कितनी नदी है? तो बाएं तट से हमारी 22 है।
बाएं तट से कितनी नदी है हमारे पास? 22 नदियां हैं बाएं तट से। बंजर हो गया, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ से याद करा था शेर, शक्कर, दूधी, तवा और गंजार। शेर ने शेर कहाँ घुस गया? किचन में घुस गया शेर नीचे की ओर, तो सब नीचे गिरा दिया। शक्कर भी नीचे गिरा दी, दूध भी गिरा दिया, तवा भी गिरा दिया, और किसके ऊपर गिरा दिया? तो गंजे व्यक्ति के ऊपर गिरा दिया था। इस तरीके से याद करा हमने। तो नीचे की ओर कौन सा तट था? तो बायां तट था। ऊपर की ओर दायां तट। और फिर उसके बाद में देवगोई नदी है, कावेरी नदी है, खुरकिया है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा, जो नर्मदा है मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी नदियों में से एक हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर साक्ष्य मिले नर्मदा मानव के। यहाँ पर पुराने जो समय हुआ करते थे क्रिस्टेशियस युग के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और कर्क रेखा के ये क्या बहती है? तो नर्मदा नदी समांतर बहती है, कर्क रेखा के समांतर बहती है। पौराणिक मान्यता है कि गंगा साल में एक बार नर्मदा में निवास करती है। और नर्मदा पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध स्थित है। तीसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा स्थित है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर। पहला बांध कौन सा बड़ा? टिहरी। टिहरी बांध सबसे बड़ा बांध है। फिर भाखड़ा नागल हो गया, फिर उसके बाद में सरदार सरोवर। टिहरी बांध, भाखड़ा नागल, फिर सरदार सरोवर। तो तीसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर है। 163 मीटर ऊंचाई है। दो प्रथम कौन है? तो टिहरी और भाखड़ा नागल है। 41 सहायक नदियां, तो बाएं तट से 22 और दाएं तट से 19 नदियां हमारी मिलती है। और नर्मदा नदी कौन सी घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य है। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बह रही है? तो नर्मदा नदी बह रही है। जैसे कि हमने नक्शे में समझा था कि जो हमारा ऊपर की ओर यहाँ पर एक पर्वत पाया जा रहा है, ये कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है। नीचे की ओर हमारा एक पर्वत पाया जा रहा है, कौन सा पाया जा रहा है? सतपुड़ा पर्वत पाया जा रहा है। और इसके बीच में हमारी नदी बह रही है। इसके बीच में हमारी नदी इस तरीके से बहते हुए जा रही है। कौन सी नदी? तो यहाँ पर हमारी नदी है नर्मदा नदी। और यहाँ पर हमें जो सतपुड़ा क्षेत्र ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा पहाड़ी बनेगा, तो अमरकंटक। तो इसके बीच में हमारी कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के क्या बह रही है? मध्य से बह रही है। और कौन सी घाटी में? तो भ्रंश घाटी में। और कुल लंबाई हमने देखी थी कि मध्य प्रदेश में जैसे कुल लंबाई तो 1312 किलोमीटर है। और अगर मील में देखा जाए कि मील में 1312 को कन्वर्ट करें तो कितना? तो 815 मील। तो 1312 किलोमीटर तो कुल लंबाई हो गई। अगर वो 1312 को हम मील में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 815 मील। और मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? तो 1077 किलोमीटर बहती है। तो 670 मील, 670 मील या 669 मील कह सकते हैं, 669 मील। तो 669 मील कहाँ पर बह रही है? ये मध्य प्रदेश में बह रही है। फिर महाराष्ट्र में कुछ मील बह रही है, तो 46 मील। और गुजरात में 161 किलोमीटर अर्थात 100 मील बह रही है। क्योंकि अभी तक लंबाई किलोमीटर में पूछी गई है, तो 1312 किलोमीटर और 1077 मध्य प्रदेश में। आप कठिन और क्वेश्चन करेगा, मील में पूछ लिया तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मील में कितनी? तो 815 मील, कुल लंबाई 815 मील, जिसमें से 670 मील या 669 मील कहाँ पर बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। और ये बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। और खंबात की खाड़ी में गिरती है, वहां पर कौन सा बंदरगाह है? तो भड़ोज बंदरगाह बनाया गया है। तो भड़ोज शहर में एक भड़ोज बंदरगाह है। तो पूछा जाए कि नर्मदा नदी पर कौन सा बंदरगाह है? तो भड़ोज बंदरगाह है। जो कि और सबसे अगर बड़ा जिला पूछा है कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जबलपुर। जबलपुर सबसे बड़ा जिला है जो नर्मदा नदी पे बसा हुआ है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करती थी सुश्री मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। फिर विख्यात लेखिका अरुंधति राय, नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ दिया इन्होंने। फिर बाबा आमटे भी किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। सर्वप्रथम 1964 में केंद्र सरकार ने नर्मदा जल के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो जल के जो बंटवारा से समिति बनाई गई थी, तो वो समिति बनाई गई थी खोसला समिति। और खोसला समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 1965 में। तो नर्मदा जल विवाद से संबंधित तो सुलझाने के लिए कौन सी समिति बनाई थी? तो 1965 में समिति बनाई थी। 64 में समिति बनाई खोसला समिति, रिपोर्ट दी 1965 में। फिर उसके बाद 1985 में इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है, पीवाईक्यू है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन कब करा गया? तो नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन कब करा गया था? 85 में करा गया। 85 1985 में। तो नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन कब कर दिया? तो 1985 में करा गया। तो सबने मिलकर साथ में नहीं करा, सिर्फ ऐसा याद करेंगे ट्रिक से कि जो खोसला समिति है, और खोसला समिति ने क्या करा? अकेले ही पीछे से आता 85 पीछे से आकर क्या कर दिया? तो नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया 85। और नर्मदा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में ना होते हुए ये कहाँ पर है? तो इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में नर्मदा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय। फिर नमामि देवी नर्मदे यात्रा हुई थी हमारी। तो नमामि देवी नर्मदे यात्रा 5 माह की कुल यात्रा हुआ करती थी।
और यह 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से प्रारंभ हुई। 16 में कहाँ से प्रारंभ हुई? यार अमरकंटक से, और 15 मई 2017, 16 और 17 में समापन हो गया है। और कुल कितने दिन चली? तो कुल दिनों की संख्या है यहाँ पर आपने 148 दिन चली, और कितने जिलों से चली? तो 16 जिलों से। जो नमामि देवी नर्मदे 148 दिन और 16 जिले से गुजरती, और जिले याद रखना था 16 जिले से। फिर उसके बाद हमारे पास नर्मदा समाप्त हुई, और नर्मदा की सहायक नदी है हमारे पास फिर तवा नदी। तो तवा नदी कहाँ से निकलती है? तो कालीभीत की पहाड़ी से महादेव पर्वत, पचमढ़ी स्थान, पचमढ़ी महादेव पर्वत कालीभीत पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? तो तवा नदी। होशंगाबाद या नर्मदापुरम से नर्मदा नदी में मिल जाती है। और इस पे सबसे बड़ी परियोजना है या लंबी परियोजना, सबसे लंबी परियोजना का नाम क्या था? तवा परियोजना। और बांध भी कौन सा है सबसे लंबा बांध? तो तवा बांध कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में तवा नदी पर है। सबसे लंबा बांध कौन सा? नर्मदा तवा संगम पर स्थित है कौन सा? मांधार जलप्रपात यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सबसे लंबा बांध भी कौन सा है? तो तवा बांध है, होशंगाबाद में है। फिर उसके बाद में नर्मदा तवा संगम पर कौन सा जलप्रपात बन रहा है? तो मंदार जलप्रपात। मंदार जलप्रपात नर्मदा और तवा के संगम पे बनाया जा रहा है, बन रहा है। तवा नदी पर अवस्थित प्रपात कौन कौन से हैं? तो तवा नदी पर अवस्थित प्रपात है डचेस फाल, बी फाल, जमुना फाल, अप्सरा फाल, रजत फाल। सभी सतपुड़ा की श्रेणी पचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। सहायक नदियां कौन सी तवा की? तो तवा की सहायक नदी है देनवा, सुखतवा और मालिनी। नर्मदा नदी हमारी समाप्त हुई है, और नर्मदा नदी के बाद उसकी जो सहायक नदी है तवा नदी, हम तवा नदी को देख रहे हो। तवा की फिर सहायक नदी कौन सी है? देनवा है, सुखतवा है और मालिनी। देनवा, सुखतवा, मालिनी, देनवा, सुखतवा और मालिनी। फिर नर्मदा की अन्य सहायक नदी जिसे हमने पढ़ा था शक्कर, तो शक्कर छिंदवाड़ा जिले की जो अमरवाड़ा श्रेणी है वहां से मिलती है। तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है अमरवाड़ा की सतपुड़ा श्रेणी से। तो छिंदवाड़ा जिले के जो अमरवाड़ा क्षेत्र है वहां की सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी? शक्कर। और ये नर्मदा की सहायक नदी है। और ये किधर से मिलती है? नीचे से। और नीचे कौन सा था? तो बायां तट था, ऊपर दायां तट था। फिर उसके बाद में गार, गार कहाँ पर है? तो सिवनी में, ये भी नर्मदा की सहायक नदी है। फिर उसके बाद में कावेरी। तो जो मुख्य कावेरी नदी है वो, उसकी कावेरी की बात नहीं हो रही है जो दक्षिण भारत में है। यहाँ पर एक अन्य कावेरी, मध्य प्रदेश में कावेरी नाम से एक अन्य नदी है जिस जो नर्मदा की सहायक नदी है। फिर मान नदी, तो मान नदी कहाँ पर निकलती है? तो मान नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में बहती हुई है, ये नर्मदा की सहायक नदी। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी? तो मान नदी। और कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है 90 किलोमीटर बहते हुए। और यह दाई तट से, दाई तट से किस में मिल जाती है? तो दाई तट से हमारे नर्मदा में मिल जाती है। ऊपर की ओर हमारा कौन सा तट आएगा? तो दायां तट आएगा। और नीचे की तरफ कौन सा आएगा? तो बायां तट। बाएं से 22 नदियां, दाएं से 19 नदियां। अगर कंफ्यूजन होता है तो नर्मदा नदी की जिस ओर बह रही उस ओर हमने मैप बनाया था, उस ओर मुंह करके हम भी खड़े हो जाएंगे। तो हम भी खड़े हो जाएंगे तो हमारा जो दायां तट दायां हाथ आएगा वो दायां तट कहलाएगा, और बायां हाथ आएगा वहां पर बायां तट कहलाएगा। तो बायां तट से 22, और वो जो नीचे की तरफ गया तो दायां तट से 19 नदियां जो ऊपर की ओर है। फिर सीतारेवा, सीतारेवा को क्या कहा था? वराही गंगा भी कहा जाता है। सीतारेवा को क्या कहा था? वराही गंगा। कहाँ से? तो छिदगांव। और जिला कौन सा था? छिंदवाड़ा से। नर्मदा की सहायक नदी है, वहां से उद्गम स्थल है उसका सीतारेवा का। फिर हम पढ़ेंगे आप ताप्ती नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? तो ताप्ती नदी तंत्र। हमारा एक नदी तंत्र समाप्त हुआ, नर्मदा नदी तंत्र। अब हम दूसरा तंत्र देख रहे हैं, ताप्ती नदी तंत्र। तो 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है, 65,000 के लगभग हुआ करता था। वो ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा श्रेणी में कहाँ से निकलती है? तो ये मुल्ताई बैतूल से, मुल्ताई बैतूल से निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी की मुल्ताई बैतूल से निकलती है कौन सी? ताप्ती नदी। कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है ताप्ती नदी की 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर लंबाई किसकी? ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो पूर्व से किधर बह रही है? तो पश्चिम की ओर। पहले नर्मदा बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, अब दूसरी बह रही ताप्ती भी बह रही है। और ये गिरेगी कहाँ पर? तो ये भी गिरेगी खंबात की खाड़ी में। और इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी थी? इसकी मुख्य सहायक नदी है पूर्णा। PYQ है, पूछा गया है। तो पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो पूर्णा सहायक नदी है ताप्ती नदी की। पूर्णा किसकी? और अन्य जैसे कि चंबल को क्या कहा है? उसका नाम ही पूर्णा कहा गया है, चंबल नदी को। चंबल नदी को महाभारत या फिर अन्य जो ग्रंथों है उनमें, ग्रंथों में क्या कहा गया है? पूर्णा कहा गया है। लेकिन अगर पूछा जाए पूर्णा किसकी मुख्य सहायक नदी है? तो पूर्णा मुख्यतः ताप्ती नदी की सहायक नदी।
तो ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा। पूछा गया क्वेश्चन है ये। ताप्ती पूर्णतः ताप देती, इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। ताप्ती पूर्णतः ताप देती है। ताप्ती नदी के अन्य नाम क्या क्या है? तो सूर्यपुत्री कहा है, सूरसुता कहा है, तापी कहा गया है, पयोष्णी कहा गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य ये क्या बनाती है? तो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। प्राकृतिक सीमा का निर्धारण हो गया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। और हमने देखा था कि जहां पर गुजरात में तो जो नर्मदा नदी है, कौन सा वो बंदरगाह बना रहे थे? नर्मदा नदी पर भड़ोज बंदरगाह है। जबकि जो ताप्ती नदी, इस पे रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह है। ताप्ती नदी पर कौन सा है? तो रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका अफवाह क्षेत्र कैसा है? तो अनुगामी अफवाह क्षेत्र है। और पूर्णा, गिरना, गोपद सहायक नदी है। सहायक नदी है कौन कौन सी? पूर्णा, गिरना, गोपद, अनेर, अंबोर, बाकी, बुरई, तितूर, उतावली और कालीभीत आदि नदियां इसमें सम्मिलित होती है। लेकिन पूर्णा पूछा गया है, तो पूर्णा, गिरना, गोपद, पूर्णा, गिरना, गोपद, पूर्णा, गिरना, गोपद किसकी है? तो ताप्ती की। पूर्णा, गिरना, गोपद किसकी है? तो ताप्ती नदी की है। महाभारत में ताप्ती को क्या कहा गया? तो भगवान सूर्य की पुत्री कहा गया है। विष्णु पुराण में और सहस भादो भदवा कहा गया है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? सहस भादो भदवा कहा गया है। सहायक नदी हमने पढ़ लिया है। पूर्णा हो गया, गिरना हो गया, एक और है यहाँ पर आया बाहुद आ गया, बोरिया आ गया, पंचरा आ गया, शिवा आ गया। ताप्ती भी नर्मदा की भांति डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ये किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी को ज्वार भी कहा जाता है, नदमुख, ज्वार नदमुख कहा जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है। और यहाँ पर इसपे क्या है? एक संयुक्त परियोजना भी है, अपर लोअर ताप्ती परियोजना कहा जाता है। नर्मदा नदी पर कौन सा है? तो भड़ूच बंदरगाह है। ताप्ती नदी पर कौन सा? स्वाली बंदरगाह और रज्जू सेतु बंदरगाह है। अब हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट शहर बसे हैं नर्मदियों के किनारे? तो नर्मदा नदी पर अमरकंटक किससे बसा हुआ? था अमरकंटक बसा हुआ नर्मदा नदी पर। होशंगाबाद नर्मदा नदी पर। नेमावर नर्मदा नदी पर। पुनासा नर्मदा नदी पर। महेश्वर नर्मदा नदी पर। और धार हमारा आ जाएगा माही नदी पर। फिर जबलपुर हमारा नर्मदा नदी पर। नरसीपुर नर्मदा नदी पर। हंडिया नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर। बड़वानी नर्मदा नदी पर। फिर निमाड़ किस पे बसा है? नर्मदा नदी पर। मंडला नर्मदा नदी पर। बड़वाहा नर्मदा नदी पर। मंडलेश्वर नर्मदा पर। झाबुआ नर्मदा पर। इस तरीके से ये बसे हुए शहर है हमारे। फिर जो श्योपुर किस पे है? तो चंबल नदी पर। हमको पता है श्योपुर हो गया, महू हो गया, चंबल नदी पर हो गया, रतलाम हो गया, चंबल नदी पर हो गया, मुरैना हो गया, चंबल नदी पर हो गया। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो मुल्ताई बसा है, तो मुल्ताई किस पे है? तो ताप्ती नदी पर बसा है मुल्ताई। शाजापुर पार्वती पर। शाजापुर किस पे? तो जो पार्वती पर कौन कौन बसा है? तो आष्टा भी है। आष्टा किस पे बसा है? पार्वती पर। और शाजापुर भी किससे बसा है? पार्वती पर बसा हुआ है। शाजापुर हो गया। और एक और है जिला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास जो पार्वती नदी पर है। तो जो आष्टा हो गया तो पार्वती नदी पर है, और शाजापुर भी कहाँ है? तो पार्वती नदी पर है। शिवपुरी किस पे बसा है? तो सिंधा नदी पर बसा हुआ है। बागली गांव देवास। बागली गांव देवास में कौन सी नदी? काली सिंध नदी। काली सिंध पर बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। इंदौर कान नदी या खान नदी, जिसे हमने पढ़ा था गंदे नाले में भी तब्दील हो गई है। फिर धार किस पे बसा हुआ? तो धार बसा हुआ हमारा माही नदी पर बसा हुआ है। सांची बेतवा पर बसा हुआ है। ब्रह्मपुर ताप्ती नदी पर। आष्टा पर पार्वती पर। सतना टोस नदी पर। सतना टोस नदी पर। तवानगर तवा पर। मंदसौर सिवना नदी पर बसा हुआ है। मंदसौर सिवना नदी पर ये पूछा गया है, अभी क्वेश्चन आया। तो मंदसौर किस पे बसा हुआ था? सिवना नदी पर। कुक्षी किस पे बसा हुआ था? माही नदी पर। बालाघाट किस पे बसा हुआ था? बालाघाट बेनगंगा पर। और रीवा, रीवा किस पे बसा हुआ था? रीवा बसा हुआ है बिछिया पर। रीवा किस पे बसा है? तो बिछिया पर बसा है रीवा। विदिशा, विदिशा किस पे बसा हुआ है? तो बेतवा पर। गुना किस पे बसा हुआ? तो बेतवा पर। फिर ये है हमारा एक राजगढ़। तो राजगढ़ और किस पे बसा है? तो पार्वती पर। अभी हम देख रहे थे राजगढ़ को। तो राजगढ़ किस पे बसा है? पार्वती पर। फिर दतिया सिंध पर। और सोनकच्छ काली सिंध पर। और पचमढ़ी में कौन सी नदी है? तो तवा नदी। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये हमें लोकेशन याद होनी चाहिए कि कौन कौन से जिला किस किस नदी पर बसे हुए हैं। अब इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि जो वर्धा और वेनगंगा है, इसके संगम को क्या कहा था? प्राणहिता कहा था। टालमिनी नर्मदा को क्या कहा है? तो नामोदोष कहा है। नर्मदा का अन्य नाम मेकासुता, सोमो देवी,
रेवा, नर्मदा को भारत की कौन सी नदी है? तो पांचवी बड़ी नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है। बेतवा मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है। बेनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। और बेनगंगा का अन्य नाम क्या है? तो इसे बेवा कहा गया, वैया कहा गया, दीदी कहा गया। पूछा गया क्वेश्चन है, दीदी किसका नाम है? तो बेनगंगा का नाम है। आदि नामों से इसको जाना गया है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचई जलप्रपात। ये चचई जलप्रपात किस पे है? तो बीहड़ा नदी पर। अभी नहीं है चचई जलप्रपात, पहले हुआ करता था सबसे ज्यादा। अभी तो बहुटी जलप्रपात हम देखेंगे। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चचई जलप्रपात था, और बीहड़ नदी पर था। और केन नदी प्राचीन नाम क्या है? तो दिरणावती। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? केन नदी को दिया गया है। और केन नदी पर ही कौन सा जलप्रपात है? तो पांडव जलप्रपात है। और पांडव जलप्रपात कहाँ है? तो पन्ना में। क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू है क्वेश्चन, कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो पांडव जलप्रपात पन्ना में। और कौन सी नदी पर है? केन नदी पर है। पांडव गुफाएं जबकि पचमढ़ी में है। फिर टोस नदी पर देख रहे थे, इसे तमसा भी कहा गया। चंबल नदी का प्राचीन नाम धर्मावती, धर्मावती नाम से भी जाना गया। नर्मदा नदी की सहायक नदियों में कुल संख्या कितनी है? तो 41 हो गई इसमें टोटल हमारी। चंबल नदी अवनालिका प्रदन द्वारा मुरैना में और भिंड में बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण कहाँ पर? मुरैना और भिंड में करती है। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना का नाम गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मंदसौर में स्थित है। गांधी जी मंदम मंदम मुस्कुराते थे, इस तरीके से याद करा था। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था इसकी लोकेशन भी नक्शे के अनुसार, कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? तो बेतवा नदी। जबकि चंबल नदी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। नर्मदा ताप्ती एक दूसरे के समांतर बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। सोन नदी की बाढ़ सबसे विनाशकारी होती है। सोन नदी की बाढ़ कैसी होती है? सबसे विनाशकारी होती है। सिंध नदी क्या करती है? तो गुना को दो बराबर जिलों में बांट देती है। तो गुना जिले को दो बराबर भागों में बांटती है, उस नदी का नाम क्या है? तो सिंध नदी। सिंध नदी, अगर पूछा है गुना किस पे बसा, तो वो भी सिंध नदी पर बसा हुआ है। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है, राजस्थान में नहीं बहती। लेकिन जो अपवाद तंत्र और कुछ जैसे कि बंटवारा क्षेत्र आता है, तो राजस्थान से हम करते हैं। फिर मालवा की गंगा, छिप्रा को क्या कहा जाता है? छिप्रा को कहा जाता है मालवा की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा था? तवा पुल। तवा पुल है, होशंगाबाद में है, नर्मदापुरम में, 1322 मीटर। नर्मदा, सोन, जोहिला सब कहाँ से निकलती है? तीनों तो ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और इस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा ताप्ती कहाँ पर गिरती है? तो पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिरती है और इस्चुरी का निर्माण करती है। अब जैसे कि हम नदियों को एक बार एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। तो जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1077 बहती है। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक अनूपपुर से। गिरती कहाँ है? तो ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तवा नदी 172 किलोमीटर, कहाँ से निकलती है तवा नदी? तो महादेव श्रेणी से निकलती है, और कालीभीत पहाड़ी है वहां पर। और जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा? होशंगाबाद, नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद से कौन सी निकली? तवा नदी निकली, कालीभीत पहाड़ी है। महादेव श्रेणी याद रखना, महादेव श्रेणी पूछा गया है कि तवा नदी कहाँ से निकलती है? तो महादेव श्रेणी से निकलती है। महादेव श्रेणी से निकलती है कौन सी? तवा नदी। और मिलेगी कहाँ पर? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 965 है। कहाँ से निकलती है? जानापाव, महू से निकलती है। और यमुना में मिल जाती है। इटावा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिल जाती है? यमुना में। फिर सोन नदी को हिरण्य बाहु भी कहा गया है, 780 किलोमीटर है। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। दानापुर पटना के पास होती है, किसमें मिल जाती है? दाना गंगा में मिल जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो मूलतः बैतूल से निकलती है, 725 किलोमीटर कुल लंबाई है। सूर्यपुत्री कहा गया है। ये हमारी कहाँ पर गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। बेतवा नदी को बेतरवती भी कहा जाता है, 590 किलोमीटर है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो कुमरागांव, रायसेन से निकलती है। कुमरागांव, रायसेन से कौन सी नदी निकलती है? तो बेतवा नदी निकलती है। और ये यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में किसमें मिलती है? बेतवा, तो यमुना में मिल जाती है। फिर काली सिंध कितना है? तो 461 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? बागली गांव, देवास से। काली सिंध कहाँ से निकलती है? बागली गांव, देवास से। चंबल की सहायक नदी है। फिर केन नदी कुछ जगह दिया गया है भांडेर श्रेणी, और कुछ दिया गया है कैमूर श्रेणी। लेकिन निकलती कहाँ से? एक पर्वत का नाम तो विंध्याचल पर्वत, और कुछ जगह दिया गया है कटनी। और ये मिलती कहाँ थी? यमुना में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में। फिर पार्वती कहाँ से निकलती है? सीहोर से नहीं निकलती, चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती चंबल की सहायक नदी है। और कहाँ से उद्गम स्थल है? तो सीहोर से। फिर छिपरा, छिपरा कहाँ से निकलती है? काकरबाड़ी पहाड़ी, उज्जैनी गांव।
छिपरा, काकरबड्डी पहाड़ी, उज्जैनी गाँव इंदौर में है, उज्जैन की बात नहीं कर रहे हम, उज्जैनी गाँव की बात कर रहे हैं। तो उज्जैनी गाँव हमारे इंदौर में, और वहाँ पर एक पहाड़ी काकरबड्डी पहाड़ी 195 किलोमीटर बहती है छिपरा नदी, और किसमें मिल जाती फिर, चंबल में मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी है छिपरा, ये भी पूछा गया छिपरा किसकी सहायक नदी, चंबल की। बीहड़ एक नदी है और कहाँ से निकलती है, रीवा के पठार से, टोंस की सहायक नदी। बीहड़ किसकी सहायक नदी, टोंस की सहायक। कूनो नदी, कूनो नदी कहाँ से, शिवपुरी के पठार से निकलती है। कूनो और कुंवारी एक साथ याद रखना, कूनो और कुंवारी। कूनो और जो कुंवारी है, ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, शिवपुरी की पठार से निकलती है, और कूनो कुंवारी एक साथ जाना जाता है। तो जो कूनो हो गया वो तो चंबल की सहायक नदी होगा, और जो कुंवारी हो गया वो सिंध की सहायक नदी है। तो ये जो कुंवारी सिंध कहा जाता है, जब सिंध में आकर मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो कुंवारी सिंध कहा जाता है। फिर वर्धा, वर्धा और वेनगंगा हमने पढ़ा था कि वर्धा और वेनगंगा के संगम को क्या कहा था, प्राणहिता कहा था। तो वर्धा कहाँ से निकलती है, तो वर्धन शिखर मुल्ताई से निकलती है। वर्धन शिखर, शिखर यानी अर्थात पर्वत, वर्धन शिखर पर्वत का नाम है, पहाड़ी का नाम है, चोटी का नाम है। वहां से निकलती है कौन सी, अपनी वर्धा। और वो कहाँ से, तो मुल्ताई बैतूल से निकलती है, और वेनगंगा की सहायक नदी है वर्धा भी। फिर उसके बाद में गार, गार कहाँ से निकलती है, तो सिवनी से निकलती है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है गार। कुंदा सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, नर्मदा की सहायक। माही विंध्याचल पर्वत से निकलती है, वो भी कहाँ पर, माही धार से, वो धार में भी कहाँ से, तो मेहत झील और मेंढा गांव है शायद वहां पर। तो माही, माही कहाँ से, तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है धार से, और मेहत झील है उसकी। और ये कहाँ पर गिरेगी, तो ये भी खंबाती खाड़ी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी, तो माही नदी। सिंध नदी सिरोंज से विदिशा से निकली, सिंध सिरोंज विदिशा से। साटक नदी खरगोन से, सिंध सिरोंज से निकली, वो चंबल की सहायक नदी है। साटक नदी खरगोन नर्मदा की सहायक नदी है। टोस या तमसा, तमसा तमसा सतना, तमसा सतना, टोस सतना तमास कुंड गंगा नदी में की सहायक नदी है। तो ये पूछा जाता है कि एकमात्र ये दो नदी है का ऐसा नहीं, कौन सी निम्न में से ऐसी नदी है जो सीधे तौर पर गंगा में मिलती है, तो हमारे टोस है और सोन है, बाकी सब अन्य नदी में मिलती है। पशुनी सतना यमुना की सहायक नदी, बधान पन्ना में यमुना की सहायक नदी है। गंभीर, गंभीर कहाँ पर, तो जाना पाओ कहाँ पर, छिपरा में। इस प्रकार जो नदियों से संबंधित है टॉपिक समाप्त हुआ। और नदियों पर अब जो प्रमुख जल प्रपात है हम उन्हें भी एक साथ देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले कपिल धारा और दुग्ध धारा, तो कपिल धारा पहले आएगा, फिर दुग्ध धारा आएगा, ये कहाँ पर बनेंगे, तो ये अनूपपुर में बनेंगे दोनों। फिर उसके बाद में धुआंधार, धुआंधार कहाँ पर, भेड़ाघाट में। फिर मांधार, दर्दी, मांधार और दर्दी कहाँ पर है, तो बड़वाह में। फिर उसके बाद में सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो सहस्त्र धारा जलप्रपात हमारा खरगोन में है। सहस्त्र धारा जलप्रपात खरगोन है। तो सबसे पहले नदी का प्रवाह है, प्रवाह के अनुसार ही बने हुए हैं ये। प्रवाह के अनुसार बने सबसे पहले कपिल धारा, कपिल धारा और दुग्ध धारा। कपिल धारा आ गया, दुग्ध धारा हो गया, कपिल धारा, दुग्ध धारा। फिर उसके बाद में धुआंधार, धुआंधार के बाद में, धुआंधार के बाद में हमारा मंधार और दर्दी, तो ये मंधार आ जाएगा और दर्दी आ जाएगा, कहाँ पर है, तो बड़वाह में। फिर उसके बाद में सहस्त्र धारा जलप्रपात, ये खरगोन में आ गया जाएगा। और फिर इस तरीके से यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करते हैं, नर्मदा नदी मिल जाएगी। जलप्रपात हम देखते हैं, तो जलप्रपात में जो प्रमुख है तो वो धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, धुआंधार पढ़ लिया हमने, नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात हमारा जबलपुर भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है, तो धुआंधार जलप्रपात है। फिर उसके बाद में है दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात भी किस पे है, तो नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी पर कहाँ पर, तो अनूपपुर में है। दुग्ध धारा कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर अनूपपुर में है। फिर उसके बाद में हमारा मंदार जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात कौन सी नदी पर, हमने अभी पढ़ा, मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। मंदार जलप्रपात भी कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर है। और ये भी कहाँ पर है, तो बड़वाह में। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, बड़वाह में। धुआंधार जबलपुर भेड़ाघाट में। दुग्ध धारा और कपिल धारा अनूपपुर में, नर्मदा नदी पर। चचाई जलप्रपात हमने पढ़ा था कि ये चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, सॉरी बीहड़ नदी पर, चचाई जलप्रपात कहाँ है, बीहड़ नदी पर, वो कहाँ पर है, तो रीवा में। चचाई जलप्रपात वो चूलिया जलप्रपात था जो चंबल पे था, ये चचाई है। तो चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है, और ये बीहड़ पर रीवा में है। बीहड़ नदी है और कहाँ पर है, तो रीवा में। फिर उसके बाद में हमारा केवटी जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात। तो केवटी जलप्रपात हमारा है केवटी नदी पर रीवा में। ये पूछा गया है यहाँ से कि बहुटी जलप्रपात, केवटी और बहुटी जलप्रपात याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बहुटी जलप्रपात है 136 में 138 मीटर, 138 मीटर ऊंचा है। और ये किस पे है, तो ये ओदा नदी पर है। और कहाँ पर है, ये रीवा में स्थित है। ये अभी एफएसओ के क्वेश्चन में पूछा गया है पांडव जलप्रपात, तो पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, तो केन नदी पर है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, केन नदी पर। और ये जिला पूछा गया था कहाँ पर, जिले में, तो पन्ने में, पन्ना में स्थित है, पन्ना में स्थित है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर, पन्ना में स्थित है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात हमने याद कर लिया है, चंबल नदी पर है, तो ये मंदसौर में है।
और जहाँ से एंट्री हुई कहाँ पर, राजस्थान में एंट्री होगी तो वहाँ मार्ग पर स्थित है, तो चंबल भी मान सकते हैं और राजस्थान में भी मान सकते हैं। पाताल पानी कहाँ पर है, तो चंबल नदी पर इंदौर में है। झाड़ीदा जलप्रपात चंबल नदी पर कहाँ पर है, इंदौर में। जो पाताल पानी और झाड़ीदा है एक ही आसपास है, वहाँ पर चंबल नदी पर स्थित है। कपिल धारा याद कर लिया था हमने, नर्मदा नदी पर अनूपपुर में स्थित है। फिर सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो सहस्त्र धारा नर्मदा नदी पर महेश्वर में स्थित है। दर्दी जलप्रपात कहाँ पर है, तो दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बढ़वा के पास में है। तो बढ़वा में नर्मदा नदी पर दर्दी जलप्रपात है। फिर उसके बाद में भालकुंड जलप्रपात, तो भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है, तो बीना नदी पर। और ये कहाँ पर है, सागर में। आईएमपी है, पीवाईक्यू है, पूछा गया है कि भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है, तो बीना नदी पर है। किस नदी पर है, तो बीना नदी पर है। ये कौन सा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात। और ये बेतवा की सहायक नदी बीना नदी। तो भालकुंड जलप्रपात किस पे है, तो बीना नदी पर है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो सागर में स्थित है। डचेस फाल, अप्सरा फाल, रजत फाल, बी फाल सब कहाँ पर मिलेंगे, तो ये तवा नदी पर पचमढ़ी में मिलेंगे। ये सब पचमढ़ी में मिलेंगे। पियावन जलप्रपात और शंकर खो जलप्रपात, तो पियावन रीवा में मिलेगा और जामनेर में मिलेगा शंकर। फिर उसके पास आते हैं हमारे पास जमुना बी फाली, तो हमने पढ़ लिया पचमढ़ी में। फिर पूर्वा जलप्रपात टोस नदी पर है। केदारनाथ जलप्रपात, अब केदारनाथ जलप्रपात पूछ लिया कभी तो व्यक्ति अज्यूम देखते ही रह जाएगा कहाँ पर है ये, क्योंकि ये अरावली पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केदारनाथ हम ऊपर देखने लग जाएंगे हिमालय तरफ, लेकिन ये हमारा जो केदारनाथ जलप्रपात है ये हमारा कहाँ पर है, अरावली पर्वत की ओर है। फिर रान्हे जलप्रपात, ये भी इंपोर्टेंट है, आईएमपी पूछा गया है। रान्हे जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये केन नदी पर है। रान्हे जलप्रपात एक पर्वतीय जलप्रपात है और छतरपुर में है। रान्हे जलप्रपात केन नदी पर छतरपुर में। रान्हे जलप्रपात केन नदी पर छतरपुर में। सतधारा, भीमकुंड, अर्जुनकुंड नर्मदा नदी पर नरसिंहगढ़ में स्थित है। गंगुलपरा जलप्रपात वेनगंगा पर, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। गंगुलपरा जलप्रपात किस पे है, तो वेनगंगा पर। कहाँ पर है, बालाघाट में। आईएमपी चार्ट है, इसे छोड़ के नहीं जाना है, याद करके जाना है सबको। इसमें क्योंकि पीवाईक्यू बहुत सारे हैं, इसमें 5-6 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू है पूछे गया, वो कौन सा पूछ ले। फिर मलधर जलप्रपात, मलधर कहाँ पर है, तो बालाघाट में। मलधर भी बालाघाट में। और गंगुलपारा याद रखना कि वेनगंगा पर बालाघाट में स्थित है। फिर उसके बाद में सनकुआ और डोंगना कहाँ पर है, तो ये दतिया में आ गया। और नर्मदा मालवा गंभीर लिंक जो परियोजना थी उसकी समय अवधि क्या थी, 2018 से लगाकर 2024 तक। इस प्रकार ये हमारा सेकंड लेक्चर होते हुए जो नर्मदा नदी से संबंधित था। और इससे पहले हमने जो गंगा नदी हमारे अंतर में चंबल नदी से संबंधित था, तो हमने दोनों पार्ट को कवर करते हुए ये हमारा नदियों का टॉपिक आज क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम जियोग्राफी से संबंधित आगे और टॉपिक देखेंगे। तो इसी प्रकार के टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।